कक्षा 11 जीव विज्ञान पार्ट 4 के अंतर्गत हम जगत फंजाई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें ये होता है कि जो जगत फंजाई है, इसमें इसके अंतर्गत कवकों का सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाने वाली कवकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जिससे कि ये होता है कि जितने भी कवक होते हैं सभी जो होते कवक यू जो होता है यूकैरियोटिक, सभी कवक यूकैरियोटिक वह विषम कोशी होते हैं, वह विषम कोशी होते हैं। सभी कवक जो होते हैं वो यूकैरियोटिक एवं विषम कोशी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन का अंतर्ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि क्या होता है जो तरल रूप में जो भोजन होता है उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो अपने चारों ओर पाचक एंजाइम स्रावित कर भोजन के चारों ओर पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं और फिर पाचक एंजाइमों को स्रावित करने के पश्चात जो भोजन गल जाता है फिर इसके बाद उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो जो कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है वो एंटोनियो मिचेली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो नोवा जेनेरा है उसमें प्लांटेरम में लगभग 900 कवकों का वर्णन किया था। ठीक है, जो जेनेरा मीन्स होता है वंश प्लांटेरम में लगभग 900 कवकों का जो होता है अध्ययन किया था। और बटलर जो होते हैं वैज्ञानिक हैं, बटलर को भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बटलर को किसमें भारतीय पादप जैसे कवक विज्ञान, भारतीय पादप कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक पादप रोग विज्ञान का क्या कहता है? जनक कहा जाता है। ये और देखिए इसमें क्या है कि जो कवकों के संरचना, वृद्धि, जनन, उपापचय आदि के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको कवक विज्ञान कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। तो कवकों के बारे में विस्तृत अध्ययन को कवकों के बारे में विस्तृत अध्ययन को कवक विज्ञान ब्रैकेट में या इसी को कहते हैं माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, कवकों के पोषण के बारे में अगर अध्ययन करें, उसके आवास के बारे में, तो जो कवकों का आवास तथा पोषण होता है तो इसमें क्या है कि कवक जो होते हैं वो जल, थल, वायु सभी स्थानों पर मिलता है। जितने भी स्थान होते हैं सभी स्थानों पर ये मिलते हैं।
इसमें क्या है कि कवकों में पर्णहरिम नहीं होता है। इसी कारण क्या होता है, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। तो ये परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी इन रूपों में मिलते हैं। ये परजीवी, सहजीवी व मृतोपजीवी होते हैं। ठीक, तो जैसे परजीवी है तो परजीवी में दो कैटेगरी होती है, अविकल्पी परजीवी और विकल्पी परजीवी। ऑब्लिगेट इसको कहते हैं पैरासाइट अविकल्पी, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट उसको कहते हैं विकल्पी मृतजीवी। तो जैसे इसमें जो होता है कि परजीवी में तो इसमें दो है ना, दो, इसको कहते हैं अविकल्पी परजीवी और इसको कहते हैं विकल्पी मृतोपजीवी। विकल्पी मृतोपजीवी। अब इसे अविकल्पी है तो अविकल्पी में क्या है कि ये केवल क्या होते हैं, जीवित पोषक में ही वृद्धि करते हैं, जीवित पोषक में ही वृद्धि करते हैं। और पोषक की जब मृत्यु हो जाती है तो ये भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको अविकल्पी कहते हैं। और विकल्पी मृतोपजीवी इनका खाली एकमात्र विकल्प के रूप में क्या होता है कि सिर्फ ये पोषक की मृत्यु के पश्चात ही, है ना, उनमें ये अंकुरित होते हैं, अर्थात ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही ये उगते हैं और वहाँ पर जो होता है ये वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से इसमें विकल्पी मृतोपजीवी है और अविकल्पी मृतोपजीवी है। ठीक, दूसरा जो हमने कहा मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स। देखिए मृतोपजीवी में क्या है कि इस वर्ग के जो कवक होते हैं अपना भोजन मृत जीवों से तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपना जीवन क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। तो अभी इसके पहले हमने विकल्पी मृतोपजीवी बताया था। तो इसमें क्या है कि जो कवक समान रूप से क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ विशेष परिस्थितियों में ये मृतोपजीवी भी हो जाते हैं, इसलिए इसको विकल्पी कहा गया। विशेष परिस्थितियों में मृतोपजीवी हो जाते हैं, जबकि ये क्या होता है मृतोपजीवी, ये सिर्फ मृतजीवी तथा कार्बनिक पदार्थों पर, मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि अचार, फल, सब्जियां, है ना, चमड़ा का सामान होता है तो उस पर वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके से ये सिर्फ मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। तीसरा जो होता है सहजीवी, ये सहजीवी है। सहजीवी में क्या होता है, देखिए सहजीवी जो होता है एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वो सहजीविता होती है। तो जैसे लाइकेन में कवक और नीले हरे शैवाल, लाइकेन में कवक व नीले हरे शैवाल एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो ये सहजीविता हो गई। लाइकेन जो होता है ना, उसमें क्या है, कवक व नीले हरे शैवाल एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो ये सहजीविता होती है। अब जैसे कवक की जो संरचना होती है, तो हम शॉर्टकट में जैसे चलते हैं कवक की संरचना में। अगर कवक को देखा जाए तो राइजोपस का पौधा है। तो देखिए राइजोपस जो होता है, जैसे एक नम ब्रेड होता है, नम ब्रेड, ठीक,
ये नम ब्रेड का टुकड़ा है। ये नम ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है। ये तो इस नम ब्रेड के टुकड़े को किसी अंधेरे युक्त स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर प्रकाश वगैरह ना पहुँचता हो, थोड़ा नमी हो वहाँ पर। तो देखते हैं कि कुछ समय पश्चात इस ब्रेड की सतह पर ऐसे कवक जाल बनते आते हैं, सफ़ेद रंग के कवक जाल। ये जो होते हैं ऐसे कवक जाल बनते जाते हैं, ठीक है। तो जो महीन धागे के समान जो रचना होती है इसे क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। और इसके एक धागे के समान रचना को हाइफी कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। तो एक धागा यही है, इसको कवक तंतु कहे, हाइफी। और अगर यही पूरा समूह है, ठीक, तब इसको क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे या कवक जाल, क्योंकि एक धागा तो कवक जाल बना नहीं सकता। तो ये पूरी जो रचना होती है इसको कहते हैं माइसीलियम। ये माइसीलियम है, कवक जाल। एक रचना इसका कवक जाल नहीं बना सकती। तो एक जो धागे नुमा रचना होती है ये हाइफी कहलाती है, हाइफी, HYPHAE, ये हाइफी कहलाती है। और पूरा जो होता है इसका समूह होता है वो क्या कहलाती है, माइसीलियम कहलाती है, या इसी कहते हैं कवक जाल कहते हैं। ये कवक जाल है। और ये क्या है, कवक तंतु है। ये कवक तंतु है, हाइफी, और ये माइसीलियम जो होता है कवक जाल है। अब क्या होता है कि यही जो सफ़ेद रंग का कवक जाल होता है यही कुछ समय बाद पीला हो जाता है, और पीला के बाद काला जो होता है पाउडर के समान रचना हो जाती है। तो उस काले पाउडर समान रचना को कहते हैं ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड कहते हैं, ब्लैक मोल्ड। इसको कहते हैं कृष्ण उर्डिका। कृष्ण उर्डिका, कृष्ण उर्डिका कहते हैं, ब्लैक मोल्ड कहते हैं, कृष्ण उर्डिका कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसी पे जैसे राइजोपस निकल रहा है, तो हमने कहा था कि जो ब्रेड पे जो होते हैं, ब्रेड में ग्लाइकोजन भी होता है, आयल भी होते हैं, वायलेटिन के कण भी होता है। तो ये क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट इसके होते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं गला करके, और इसी के फलस्वरूप जो होता है इसका ये जो कवक जाल होता है ये इसके अंदर, ब्रेड के अंदर धंस जाता है। ऐसे जो होता है इसको धंस जाता है, तो धंस करके धीरे धीरे ये वायवी होकर ऊपर उठने लगता है। बात समझ में आई? ये वायवी होकर के ऊपर उठने लगता है। तो जब ऊपर ये उठने लगेगा तो धीरे धीरे ये भाग जो होता है ऐसे, इसका भाग जो होता है ये ऐसे फूल जाता है। ठीक, कब फूलेगा भाई, भोजन का अवशोषण कर रहा है, तो जैसे जैसे भोज्य पदार्थ इसके ऊपर तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो भोज्य पदार्थ जब एकत्रित होने लगता है तो ये ऊपर का भाग जो होता है फूल जाता है। तो जो भाग ऊपर चढ़ रहा है इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, बीजाणुधानीधर कहते हैं। और ये बीजाणुधानीधर, बीजाणुधानीधर, ठीक है। और ये वाला भाग जो होता है स्पोरेंजिया कहते हैं,
स्पोरेंजिया, इसको कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी, ये बीजाणुधानी होती है। बात समझ में आई? और ये वाला जो भाग होता है ये कालमेला होता है, बंद होता है। कालमेला, ये कालमेला होता है, ये बंद भाग है। खाली देखिए ये जनन योग्य भाग नहीं होता, ये भाग जनन योग्य होता है। स्पोरेंजियम क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कवकों की तंतुओं की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है कवक जाल, यही। तो इसकी भित्ति जो होती है कवक तंतु की वो सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। और ये कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं। संकोशिकी होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेप्टेट कहते हैं, आपटी भी कहते हैं या कोइनोसाइटिक कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है पटयुक्त होता है। पटयुक्त मतलब सेप्टा, पट। ठीक है, जो सतह पे से रेंग कर चलता है, वृद्धि करता है। बात समझ में आई? और एक होता है जो सतह पर रेंग करके नहीं चलता है, सीधे ऐसे उड़ जाता है ऊपर की तरफ। तो एक होता है सेप्टेट, एक होता है असेप्टेट। सेप्टेट मीन्स होता है पटयुक्त, असेप्टेट मीन्स होता है अपटीय या अपटयुक्त। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो कोशिका थी इसकी रचना में हमने क्या कहा था कि ये बीजाणुधानियाँ हैं। अब यही जब बीजाणुधानियाँ जैसे ये हुआ तो जब भोजन इसमें इकट्ठा होता चला जाएगा तो इसमें क्या होता है, जनन के फलस्वरूप। देखिए जनन इसमें क्या होता है, कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। तो जो कायिक जनन होता है उसको कहते हैं वर्धी जनन। मतलब अगर निडल की सहायता से इसके ब्रेड के सतह पर लगे हुए कवक सूत्र को या कवक तंतु को ऐसे उठा करके किसी दूसरे ब्रेड के टुकड़े पर या अचार, हरा मिर्चा जो भी हो अगर रख दिया जाता है तो वहाँ भी उसके कवक सूत्र जो है वृद्धि कर जाते हैं, है ना। और अंकुरण द्वारा नए जो होता है कवक तंतु का निर्माण करते हैं या कवक का निर्माण करते हैं। तो ये कायिक जनन हो गया। अब दूसरी जो होती है इसमें अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या है, एक चीज़ इसमें और कायिक जनन में देखिए हमने कहा था कि कायिक जनन जो होता है खंडन, है ना। कायिक जनन जो होता है खंडन, विखंडन इसके द्वारा होता है। तो एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि खंडन और विखंडन दोनों अलग अलग हैं। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। एक होता है खंडन, ठीक, एक होता है विखंडन। ये अब देखिए दोनों में बहुत अंतर है। अगर खंडन को देखा जाए तो खंडन को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। और विखंडन को देखा जाए तो फिशन कहते हैं। फिशन, ये बात समझ में। तो फ्रैगमेंटेशन और क्या होता है, फिशन। अब देखिए जो फ्रैगमेंटेशन होता है इसमें क्या होता है, कवक सूत्र खंडों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसमें जो होता है कवक सूत्र खंडों में टूट जाते हैं। ठीक, और प्रत्येक खंड एक नया कवक सूत्र बनाता है और प्रत्येक खंड एक नया सूत्र बनाता है। प्रत्येक खंड एक नया सूत्र बनाता है। ठीक, अब वहीं पे विखंडन है
विखंडन क्या होता है कि इस प्रकार का जो जनन होता है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में पाया गया है। ईस्ट भी क्या है, कवक है। तो इसमें विखंडन क्या होता है, द्विगुणन। इसमें क्या होता है, द्विगुणन, ठीक है। द्विगुणन जो होता है वो विखंडन है। इसमें द्विगुणन द्वारा कोशिका विभाजित होती रहती है, विभाजित होती रहती है, ठीक। और देखिए ईस्ट में जो कायिक जनन है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ईस्ट में प्रायः मुकुलन द्वारा जनन होता है। किस द्वारा, मुकुलन द्वारा। मुकुलन में क्या है कि जैसे एक ईस्ट कोशा है, हम यहाँ लिख देते हैं मुकुलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं बडिंग, ठीक है, मुकुलन। कवकों में जनन, तो कवकों में जनन के बारे में चल रहा है, ये वर्धी जनन है, वर्धी जनन पहला। तो मुकुलन बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है कि जैसे एक ईस्ट कोशा होती है, इस ईस्ट कोशा के किसी भी सिरे पर एक ऐसे वैवृद्धियों के रूप में आउटग्रोथ निकलता है, वैवृद्धियों के रूप में आउटग्रोथ निकलता है। तो इस वैवृद्धियों के रूप में आउटग्रोथ को कहते हैं बड। अब बड माने होता है मुकुल, कलिका, चाहे मुकुल कहिए, चाहे कलिका कहिए, चाहे बड कहिए, ठीक। अब यही मुकुल धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धिशील होती जाती है, ये ऐसे वृद्धिशील होती जाती है। तो अब ये मातृ कोशिका का द्रव्य भी इसके अंदर क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। बात समझ में? अब भाई इसका द्रव्य कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। कुछ समय पश्चात यही जो होता है वैवृद्धियों के रूप में जो मुकुल निकला है, कलिका निकली है, ये मातृ पौधे से क्या होती है, अलग हो जाती है। तो जब मातृ पौधे से अलग हो जाती है तब इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं, बडिंग कहते हैं। अब ये है मातृ कोशिका है, मदर सेल है, अब ये अलग हो गया, ठीक। और यही अलग होकर के एक नए कवक सूत्र का क्या करता है, निर्माण करता है, या एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो ये क्रिया पूरी मुकुलन कहलाती है, ठीक। भाई निकला ये कलिका के रूप में तो मुकुल वृद्धिशील हुआ, इसके अंदर कोशाद्रव्य या केंद्रक आ गया, फिर यही मातृ कोशिका से अलग हो गया। तब अब इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, ठीक है, बडिंग कहते हैं इसको। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो बडिंग कराती है, ओके। तो अब यही जो ये दूसरा जो हुआ अलैंगिक जनन, कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में देखिए क्या है अलैंगिक जनन। पहला इसमें था वर्धी जनन, ठीक है, दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। देखिए कवकों में क्या होता है, अलैंगिक जनन जो होता है स्पोर निर्माण द्वारा होता है, अर्थात
प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु बनते हैं और दैहिक कोशिकाओं से बने जो स्पोर्स होते हैं, है ना, उनको माइटोस्पोर कहते हैं। इसके अलावा जैसे जो स्पोर है, स्पोरेंजियो स्पोर है, क्लेमाइडोस्पोर है, ये जो होता है इसमें आलैंगिक जनन के थ्रू होता है। तो इसकी कई विधियाँ होती हैं, ठीक है। आलैंगिक जनन में जो है इसमें देखिए क्या है कि हमने कहा कि जो दैहिक कोशिकाओं से बने स्पोर्स होते हैं माइटोस्पोर्स कहलाते हैं। जैसे जो स्पोर्स है, स्पोरेंजियो स्पोर्स है ना, कोनिडिया है, ओइडिया है, तो ये सब जो होते हैं आलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। अब एक हम बताते हैं इसमें कि जैसे जो चल बीजाणु होता है, जो स्पोर नंबर 1 जो होता है चल बीजाणु, ठीक। चल बीजाणु जो है इसको कहते हैं जू स्पोर कहते हैं, जू स्पोर। अब ये जो स्पोर है ये पतली भित्ति वाली जो होती है एक केंद्र की बीजाणु हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए इसमें कसाब जो होते हैं वो जो स्पोर के वितरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब ये जो चल बीजाणु होते हैं द्वि कसाब युक्त होते हैं। चल जो बीजाणु होते हैं वो द्वि कसाब युक्त होते हैं, ठीक है। तो अब ये चल बीजाणु हो गया। दूसरा क्या है इसमें द्वि कसाब, यहाँ पे स्ट्रक्चर हल्का बता रहे हैं इसको, ये रचना है, ठीक है। इसमें कसाब जो होता दो होता है, ये द्वि कसाब है, ठीक है। अब इसमें देखिए अगला जो होता है कि ये तो चल बीजाणु को हो गया। दूसरा जो होता है कोनिडिया, क्या होता है, कोनिडिया, इंग्लिश इसकी होती है कोनिडिया। हिंदी में कहते हैं, एक कहते हैं करड़ा द्वारा भी कहते हैं, या कनड़ा द्वारा कहते हैं। तो देखिए जो कोनिडिया होती है ये मोटी भित्ति वाले अचल बीजाणु होते हैं। ये क्या होते हैं, मोटी भित्ति वाले अचल बीजाणु होते हैं। तो ये कवक सूत्र के अगले सिरे पर बनते हैं, कवक सूत्र के अगले सिरे पर बनते हैं। तो जैसे क्या है कि ये बीजाणु एक कोशिका है, कवक कोशिका है। इस कवक कोशिका पर ऐसे छोटे छोटे, है ना, गोलाकार ऐसे जो होती कोशिकाएं बीजाणु संरचनाएं लगती हैं। बात समझा रही कि कवक सूत्र के अगले सिरे पर ऐसे छोटे छोटे गोलाकार बीजाणु सम क्या होती हैं, रचनाएं बनती हैं। इन रचनाओं को कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया, ठीक। और ये पूरी रचना जिसको ये कवक सूत्र धारण किए हुआ है इसको कहते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर कहते हैं। जो धारण किया हुआ है इसको कोनिडियोफोर कहते हैं, ठीक है। कोनिडियोफोर का मतलब होता है कर्णाधानीधर, कर्णाधानीधर। जैसे अभी हम यहाँ बताए थे स्पोरेंजियोफोर बीजाणुधानीधर, वैसे ये होता है कोनिडियोफोर कर्णाधानीधर। तो कर्णाधानीधर क्या धारण करता है, बीजाणु संरचनाएं धारण करता है। तो इन बीजाणु सम जो रचनाएं होती हैं इसकी प्रत्येक रचना को क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। तो सारी जो स्ट्रक्चर है ये इतना, इसको क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर, क्योंकि इसी पे कवक तंत्र पे टिका है इसलिए कोनिडियोफोर होता है, ठीक। तो इसका जब प्रकीर्णन होता है तो वायु द्वारा होता है, ठीक।
और फिर इसके प्रत्येक बीजाणु अंकुरण द्वारा एक नए कवक सूत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये कोनिडिया हो गया, ठीक है। अब देखिए कोनिडिया के अलावा एक होता ऑइडिया। ऑइडिया ये ऑइडिया, ठीक है, ओइडिया। तो अब यहाँ पर जो होता है ओइडिया जो होता है, ओइडियम क्या है कि जैसे ओइडिया माध्यम में जल, लवण व शर्करा की अधिकता जो होती है, किसकी किसकी, जल, लवण व शर्करा की क्या होती है, अधिकता, ये अधिकता होती है, ठीक है। तो जल और लवण और शर्करा की अधिकता होने पर तो म्यूकर नामक कवक में ओइडिया बनता है। अधिकता होने पर म्यूकर नामक कवक में क्या बनता है, ओइडिया, ओइडिया बनता है, ठीक। तो जब ओइडिया बन जाते हैं तो कवक तंत्र से ये कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और फिर वृद्धि करके एक नए कवक तंतु का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर जैसे ये है, फिर ये इसके ऊपर एक कोशिका लगी हुई है, फिर इसके एक ऊपर कोशिका लगी है, फिर इसके ऊपर एक कोशिका लगी है, फिर इसके ऊपर एक कोशिका लगी है, ठीक है। तो अब इसमें जो होता है, यही जो होते हैं कवक सूत्र, ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कवक सूत्र जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोशिका जुड़ी हुई सूत्र बना रही है। तो जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका जुड़ी हुई तो एक लंबा सूत्र चेन बनाती है। तो जब ये चेन बन जाती है तो क्या होता है कि ये कोशिकाएं इस तंतु से क्या होने लगती हैं, अलग होने लगती हैं। तो जब ये अलग हो जाएगी तो यही अलग हो करके, है ना, वृद्धि करके क्या करेगी, एक नए कवक तंतु का क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो इसको कहते हैं ओइडिया कहते हैं। बात समझे। ऐसे तमाम हैं, एस्कोस्पोर्स हैं, ठीक, या बेसिडियो स्पोर्स है, क्लेमाइडियो स्पोर्स है। तो ये तमाम प्रकार के जो होते हैं आलिंगी जनन होते हैं, जिनके द्वारा बीजाणु बनते हैं और बीजाणु बनने के बाद यही बीजाणु अंकुरण द्वारा एक नए कवक सूत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब मेन आता है कि लैंगिक जनन में, देखिए लैंगिक जो जनन होता है, लैंगिक जनन, ठीक। लैंगिक जनन में क्या होता है कि देखिए लैंगिक जनन जो होता है, फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्टाई को छोड़कर सभी कवकों में, मतलब फंजाई इम्परफेक्टाई, ठीक, को छोड़कर सभी कवकों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। सभी कवकों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, युग्मक धानियाँ बनती हैं। अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर इसमें बता रहे हैं कि जैसे ये दो जो होते हैं कवक सूत्र होता है, ठीक। ये कवक सूत्र जो है, ये भाग, यही भाग वायवीय होकर ऊपर तरफ उड़ जाता है, ये, और इसका भाग गुंबद के नुमा फूल जाता है। जिसके पहले हमने बताया था ये दोनों स्पोरेंजियोफोर हैं, मतलब ये दोनों स्पोरेंजिया है,
स्पोरेंजिया, ये दोनों स्पोरेंजियोफोर है। ठीक, बीजाणुधानीधर है, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया बीजाणुधानी है। ठीक, तो जब दोनों एक होता है प्लस एक होता है माइनस, इसको हम, ये प्रभेद होता है, स्टेन कहते हैं, विषम जालकता कहते हैं। विषम जालकता में ये होता है कि जब हम कोशिकाओं को एक प्लस से एक माइनस उनके कार्य करने के आधार पर, है ना, कोशिकाओं के कार्य करने के आधार पर उनको जब प्लस और माइनस से प्रभेद मतलब स्ट्रेन देते हैं, इसी को भिन्न जालकता कहते हैं। तो ये प्लस और माइनस हो गया, तो जब इसमें दोनों में घर्षण होता है तो ये परागधानी जो स्पोरेंजिया होते हैं, बीजाणुधानियाँ होती हैं, वो फट जाती हैं। ठीक, तो फटने पर क्या होता है कि ये जो होते हैं जब फट जाते हैं तो फटने पर इसका जो होता है प्रकीर्णन होता है, और जब प्रकीर्णन हो जाता है उसका, तो यही जिस किसी भी खाद्य पदार्थ पर गिरते हैं, है ना, वहाँ पर ये क्या करते हैं, अंकुरण द्वारा एक नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये होता है कि जनन हुआ, तो ये जो रचना होती है इसकी, इसमें दो है, एक प्लस है एक माइनस है। अब देखिए ये इसका ये जनन हो रहा है, तो इसकी जनन के फलस्वरूप क्या होता है कि फिर नए जो होते हैं बीजाणु बनते हैं, और बीजाणु अंकुरण द्वारा नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसकी साइकिल जो होती है, अब जैसे हमने कहा ये रचना है, ये ठीक है, तो परस्पर एक दूसरे से क्या होती हैं, सट जाती हैं। अब देखिए हमने प्रभेद पहले भी दिया था, एक माइनस से और एक प्लस से। ठीक है, अब जो दोनों ये रचनाएं सटी हैं, ठीक है, इसको प्रोगैमेटेंजिया कहते हैं, प्रोगैमीटेंजिया। इसको हिंदी में कहते हैं प्राक युग्मक धानी, प्राक युग्मक धानी कहते हैं, ये प्राक युग्मक धानी है। ठीक, अगला स्ट्रक्चर जो होता है इसका, ये देखिए साइकिल ऐसे से आगे बढ़ रहा है। अगला स्ट्रक्चर जो होता है इसका, ये तो जुड़ गया। अब ये रचना और ये रचना, ठीक है, अब एक प्लस एक माइनस है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है इसका ये भाग आगे आता है, जुड़ जाता है, तो अब इसका पिछला भाग जो होता है ये, इसको कहते हैं सस्पेंसर, कहते हैं निलंबक, और इसको जो आगे वाला भाग होता है उसको कहते हैं कोइनोगैमीट, कोइनोगैमीट कहते हैं। ये कोइनोगैमीट्स हो गया। ठीक है भाई, ये रचना जो होती है इसकी पिछला भाग सस्पेंसर होता है, और जो आगे का भाग जो होता है उसको कोइनोगैमीट कहते हैं या संयुग्मक कहते हैं। संयुग्मक, संयुग्मक का मतलब क्या होगा, को माने सह, गैमीट माने युग्मक, ये गैमीट आपस में क्या हो गए, मिल गए। ठीक, अब मिलने के बाद अगले स्टेप में क्या होता है, जब ये मिल जाते हैं तो देखिए दोनों की भित्ति परस्पर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। अब अगला स्टेप ये है कि ये अब देखिए दोनों की भित्ति आपस में जुड़ गई,
ये, ठीक है। ये आपस में जुड़ गए। अब ये परस्पर जो होता है आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। अब कुछ समय बाद इसकी भित्ति बिल्कुल डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। बात समझ में आ गई? ये अब देखिए एक हो गया, ठीक है, इसका संयुग्मन हो गया, फ्यूजन हो गया। फिर क्या होता है कुछ समय पश्चात, यही जो होती है कि जो गैमीट होता है, गैमीट बन गया युग्मक ना। अब इसमें जो होता है कि इसके चारों तरफ एक कड़ी प्रतिरोधक जो होता है भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। इस जो कड़ी भित्ति का जो निर्माण होता है, इसी कड़ी जो होती है कठोर भित्ति के कारण जो होता है, इस पर प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये होता है जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर होता है। जाइगोस्पोर मीन्स होता है युग्माणु, ये द्विगुणित है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो एक तो इसका कवच बन गया ना, ये क्या बन गया, कवच बन गया, जो कठोर परिस्थितियों में है ना, इसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। फिर बाद में क्या होता है कि ये जो कठोर कवच है, ये तो इसका जो होता है पिछला भाग जो होता है सस्पेंसर है ना, वो नष्ट हो जाती है, ये अलग हो जाता है। अब बचा यही, बात समझ में आ गई। अब बचा जाइगोस्पोर ही बचा, इस युग्माणु ही बचा, जाइगोस्पोर या युग्माणु ही बचा। अब यही जो युग्माणु होता है ये अंकुरण करता है। क्या करता है, अंकुरण, मतलब इसी में से एक नया कवक सूत्र है ना जो होता है बाहर निकलता है, ठीक। ये कवक सूत्र जो होता है इसमें से बाहर निकलता है और यही बाहर निकल करके एक नए कवक के पौधे को जन्म देता है। फिर यही स्ट्रक्चर इसके साथ जुड़ता है, फिर एक पौधा बन जाएगा। तो ये जो रचना है ये पूरी साइकिल लैंगिक चक्र की, ओके। अब इसके बाद हम आगे का अध्ययन करेंगे पार्ट 5 में। धन्यवाद।